अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सीए फाइनल के जीएसटी का वन डे रिवीजन का वीडियो, जहाँ पर हम लोग अगला चैप्टर देखने के लिए जा रहे हैं चार्जेस अंडर जीएसटी। यहाँ पर चार्जेस अंडर जीएसटी, आखिर जीएसटी किस पर चार्ज होता है। तो जैसा कि पता है आपको कि सीजीएसटी एक्ट को अगर देखते हैं तो सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 है, जो बोलता है सप्लायर पर जीएसटी चार्ज होता है। जी हाँ, सप्लायर को जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन कुछ मामलों में 9 का 3 और 9 के 4 मामलों में बोला गया है जो रिसिपिएंट होता है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। यहाँ पर कौन जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं चार्जेस अंडर जीएसटी। यानी कि यहाँ पर दो मामलों में रिसिपिएंट लायबल होता है। ये आपका नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विस का मामला होता है, और यहाँ पर सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करने वाला होता है तो रिसिपिएंट लायबल हो जाएगा। ये दो मामलों में बताया गया है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि किसी किसी केस में ना सप्लायर न रिसिपिएंट बल्कि कोई तीसरा बंदा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होता है जीएसटी को पे करने के लिए। ये बात बताया गया है सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में। ये हम लोग सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से देख रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली आईजीएसटी एक्ट में भी ऐसा ही प्रोविजन है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के बारे में, जहाँ पर रिसिपिएंट लायबल होता है। तो काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट कुछ मामलों को नोटिफाई करती है, जिसमें गुड्स को नोटिफाई करती है। कुछ गुड्स के केस में और कुछ सर्विस के केस में रिसिपिएंट लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। जी हाँ, सप्लायर सप्लाई करता है और रिसिपिएंट सप्लाई लेता है, ये लायबल होगा। एक तो आप सप्लाई ले रहे हो, ऊपर से आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगे। ये नोटिफाइड गुड्स हमारा पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए हम लोग नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में मुख्य तौर पर यहाँ पर जानेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 की। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, जी हाँ, सारे रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन भी ना नोटिफाइड होने चाहिए, मतलब किसी न किसी नोटिफिकेशन वगैरह के थ्रू नोटिफाइड होने चाहिए, बताए होने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा काउंसिल के रिकमेंडेशन से। अगर वो नोटिफाइड सप्लाई लेते हैं, सप्लाई भी यहाँ पर नोटिफाइड होना चाहिए, सप्लाई भी हर सप्लाई नहीं, नोटिफाइड सप्लाई लेते हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो रजिस्टर्ड पर्सन बतौर रिसिपिएंट ये लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए। अब इसी में यहाँ पर हम लोग एक नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन और नोटिफाइड सप्लाई के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं नोटिफिकेशन 7/2019 के हिसाब से। तो किसके हिसाब से, तो नोटिफिकेशन 7/2019 के हिसाब से। ये नोटिफिकेशन हमको क्या बोलता है, ये नोटिफिकेशन हमको बोलता है कि कुछ मामलों में आपके कौन लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन को बताया गया है प्रमोटर, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये रजिस्टर्ड प्रमोटर, तो प्रमोटर को सीधे शब्दों में आप क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो करता है, जिसको आप ऑर्डिनरी भाषा में बिल्डर कहते हो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन 7/2019 ये हमको बताता है कि कुछ मामलों में प्रमोटर लायबल होंगे अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हैं। अब ये नोटिफाइड सप्लाई कौन कौन से हो गए जिस मामले में प्रमोटर लायबल होंगे, तो पहली बात बताई गई नोटिफाइड कैपिटल गुड्स को नोटिफाई किया गया। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से बिल्डर कैपिटल गुड्स खरीदता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। दूसरा मामला बताया गया सीमेंट। जी हाँ, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रमोटर सीमेंट खरीदता है तो भी यहाँ पर दूसरा मामला लग जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको गौर करना है। तीसरा कौन सा पॉइंट है, तो तीसरा आपका पॉइंट है एनी गुड्स, बाकी कोई भी गुड्स हो गया, कोई भी गुड्स हो गया। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करके बोला गया है, कोई भी गुड्स हो गया जो सप्लाई लोगे ना अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन एक्सेप्ट करके बोला गया है तीन बातों को एक्सेप्ट करके बोला गया। एक बोला गया है ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। अब ये ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट को यहाँ से क्यों हटा दिया गया, क्योंकि जो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था ना, 9(3) में नोटिफाइड मामले हैं कुछ, जहाँ पर सप्लायर लायबल होता है, सर्विस के केस में जो है ना रिसिपिएंट लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। 9(3) में रिसिपिएंट लायबल होता है कुछ सर्विसेज के केस में। वहाँ पर एंट्री नंबर 5 भी बताई गई है। वहाँ पर साफ साफ बोला है कि ये नोटिफाइड सर्विस है जहाँ पर प्रमोटर खुद लायबल होगा। अब ये नोटिफाइड सर्विस में अनरजिस्टर्ड से लोगे या रजिस्टर्ड से लोगे, प्रमोटर लायबल होगा। यानी कि ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट में आपका अनरजिस्टर्ड से लो या रजिस्टर्ड से लो, प्रमोटर हर हाल में लायबल होगा। ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट एक मामला। दूसरा मामला यहाँ पर बोला गया है फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स।
ये जो एफएसआई का मामला है ना, फ्लोर स्पेस इंडेक्स में भी, ये भी एंट्री नंबर 5B में ही बताई गई है कि भैया रजिस्टर्ड सप्लायर से लो या अनरजिस्टर्ड से लो, अगर आप प्रमोटर हो, ये दोनों सप्लाई लेते हो तो फिर रिवर्स चार्ज ही लगेगा, इसीलिए अलग से बताया गया है। बाकी जो ये 3 कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं उसको छोड़कर कैपिटल गुड्स, सीमेंट और कोई भी गुड्स अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रमोटर लेता है ना तो वो लायबल होगा। लेकिन ये तीनों रजिस्टर्ड से लो या अनरजिस्टर्ड से लो, हर हाल में प्रमोटर भाई साहब लायबल होंगे। ये तीसरा कौन सा मामला है, तो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। जी हाँ, जिसका अपफ्रंट में प्रीमियम पता हो, चाहे वो पीरियोडिक पेमेंट दे रहे हो, चाहे वो सलामी नाम से दे रहे हो, या कॉस्ट प्राइस के नाम से दे रहे हो, या डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से दे रहे हो, या किसी भी नाम से पुकार लो, लॉन्ग टर्म लीज का पेमेंट दे रहे हो। अब ये लॉन्ग टर्म लीज किसको बोला जाएगा, जो 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए है। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड का लॉन्ग टर्म लीज। तो ये 3 मामले में प्रमोटर हर हाल में लायबल होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड से लेता हो या अनरजिस्टर्ड से लेता हो। ये 3 मामले कहाँ पर बताए गए हैं, ये एंट्री नंबर 5C में बताई गई है, यानी कि ये 3 मामला फॉल करता है 9(3) का नोटिफाइड सर्विस में। बाकी सारे मामले फॉल करते हैं 9 सबसेक्शन 4 में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बोला था कि 3 मामले ऐसे होते हैं जिसमें रिसिपिएंट लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। एक 9(3) का मामला, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेने वाला मामला, और तीसरा बताया था 9(5), यानी कि कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होते हैं जीएसटी पे करने के लिए। तो जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, तो आपने देखा कि ऐप से बुकिंग हो जाता है आजकल, वेबसाइट पर जाकर बुकिंग हो जाता है आजकल। तो वो लोग कौन हुए, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हुए, जो ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की परिभाषा ही बताई गई है, 3 शब्द बताया गया है, ओन करता हो, ऑपरेट करता हो या फिर मैनेज करता हो। किस चीज़ को, तो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ को या अरेंजमेंट को। ठीक है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ को, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़। तो जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट है उसको आप क्या बोलते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वेबसाइट बोल सकते हो, इसलिए ई कॉमर्स वेबसाइट करके पुकारते हो। ठीक है, इसलिए छोटा नाम डाल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें 3 चीज़ें बताई गई, एक टैक्सी या फिर अदर कैब सर्विसेज जो बुकिंग करके देता है। ठीक है, बुकिंग करके देता है आपको टैक्सी या अदर कैब सर्विसेज, ओला, उबेर, ये सब तो आप आसानी से जानते ही हो, यानी कि कैब सर्विस के मामले में। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, और सप्लायर का सारा कंप्लाइंस पूरा करने के लिए, और जीएसटी पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो लायबल होगा। ठीक है, पहली बात तो ये बताई कि हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा कैब सर्विसेज के मामले में। लेकिन ये दोनों जो बाकी सर्विसेज हो गए, जो जिसमें बुकिंग वगैरह बाकी सर्विसेज हो गए, उसमें यहाँ पर क्या होता है, उसमें बोला गया है कि जो आपका सप्लायर है ना, सप्लायर ये अगर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तभी लायबल होगा जब सप्लायर, यानी कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग सर्विसेज में। अब लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए आप गो आईबीबो वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हाउस कीपिंग सर्विस के लिए अर्बन क्लैप जो है सबसे फेमस का इस्तेमाल करते हो आप ऐप का। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये 3 मामले ऐसे हैं। इसमें पहला मामला जो टैक्सी वगैरह वगैरह का मामला है, उसमें हर हाल में बुकिंग देगा तो ना सप्लायर लायबल ना रिसिपिएंट लायबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल। इन दोनों में जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है अगर अनरजिस्टर्ड बंदा है ना, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग जो कहानी देखेंगे वो आपके सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के बारे में देखेंगे। अगली जो हमारी कहानी होती है वो सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के बारे में होती है, यानी कि यहाँ पर हम लोग नोटिफाइड गुड्स तो नहीं देखेंगे, नोटिफाइड सर्विस के मामलों को देखेंगे। गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ना फाइनल लेवल पे ना इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, इसकी वजह से जो है इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि आपके 9(3) में कौन कौन से मामले नोटिफाइड हैं। तो 4 प्रकार के तो एजेंट सर्विसेज ही हैं नोटिफाइड। 4 प्रकार के एजेंट, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट हो, रिकवरी एजेंट हो, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट हो, ये चारों में एजेंट नाम है। यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस वाले लायबल होंगे, रिकवरी एजेंट, रिकवरी करवाने की किसको जरूरत पड़ती है, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को जरूरत पड़ती है, तो ये लायबल होंगे, बशर्ते कि ये लोग टैक्सेबल टेरिटरी में होने चाहिए तभी लायबल होंगे। तो ये लायबल होंगे, यहाँ पर ये लायबल होंगे। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का सर्विस ले रहे हो तो आप जो है ना बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, आप लायबल होंगे। बैंक
या एनबीएफसी लायबल हो गए। रिकवरी एजेंट में आपने देखा कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्स्ट्रा दिया गया है। रिकवरी एजेंट में आपने देखा कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में आपने देखा कि बैंक या एनबीएफसी ये लायबल होगा अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है। फिर हम लोग बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट सर्विस की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो लायबल होता है, टैक्सेबल टेरिटरी में है तो जीएसटी पे करने के लिए। ये सारी कहानी हम लोगों ने देख ली। अब जहाँ तक बात करते हैं कि बैंकिंग में हम लोगों ने देखा एक बात कि इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनी लायबल, रिकवरी एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनी लायबल। अगर बैंकिंग कंपनी किसी बिजनेस फैसिलिटेटर्स को अपॉइंट करती है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स जैसे कि गांव देहात में दूर दूर तक जो है ना बैंक अपना सर्विस देना चाहती है, लेकिन वहां पे वो ब्रांच नहीं खोल सकती है, तो वो क्या करेगी, बिजनेस फैसिलिटेटर्स अपना अपॉइंट करेगी। तो वो जो बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी उस पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। ये बातें हमने जानी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, जो ओवरसीइंग कमेटी होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर सर्विस देता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लायबल होती है जीएसटी पे करने के लिए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक खासियत है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डीनेट के टाइम में कोई भी सर्विस देती है ना, तो वो एग्जम्पशन होता है। उसमें एग्जम्पशन नोट चैप्टर में आप देखोगे कि रिजर्व आरबीआई ने कोई भी सर्विस दिया तो वो एग्जम्प्टेड होगा। लेकिन आरबीआई ने अगर सर्विस लिया, इनवर्ड सप्लाई किया सर्विस का, और वो भी मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी से, तब तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पर उनको लग जाएगा। ये बातें जो है वो आपने जानी। अब यहाँ पर सेबी स्कीम के तहत अगर सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज दिया जाता है बोरोड को, यानी कि अगर मेरे पास सिक्योरिटी है, आपके पास नहीं है, पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमारे बीच में इंटरमीडियरी होगा उसके थ्रू आप क्या करोगे, मेरा शेयर को बोरो कर लोगे और बोरो करके उसका आप ट्रेडिंग करोगे। जो घाटा नुकसान फायदा नुकसान होगा वो आपका होगा, लेकिन मेरे को जो, क्योंकि एज ए लेंडर मेरे को जो चार्जेस फिक्स है वो तो पक्का मिल ही जाएंगे, फायदा नुकसान आप जानो। इसका मतलब मैं कौन हो गया, लेंडर हो गया, और आप कौन हो गए, बोरोर हो गए। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आपने क्या आपने क्या बोरो किया है, तो सिक्योरिटी बोरो किया मुझसे। तो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के जो तहत जो होता है वो बोरोर लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जीएसटी पे करने से भी मैं बच गया आपके कंसिडरेशन पर। अब हम लोग अगली कहानी देखते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होता है ना, एग्जाम्पशन चैप्टर में आप बहुत सारी बातें इसके बारे में चर्चा करने लायक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है ना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है, ये लोग ट्रक वगैरह हो गया, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कोई भाड़ा लेता है ना, आपके पास गाड़ी है, ट्रक है, और मैं जीटीए हूँ और मैंने आपसे रेंट पर ले लिया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो एग्जाम्पशन हो जाएगा। मैंने आपको जो बदले में पैसे दिए वो एग्जाम्प्टेड होता है। लेकिन जीटीए अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी कहानी हम लोग देख रहे हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहाँ कहाँ लगेगा। जीटीए के पास जीएसटी देने का दो ऑप्शन होता है, या तो वो 12% वाले में जाए और आईटीसी ले, या फिर वो आईटीसी लिए बिना 5% वाले ऑप्शन में जाए। तो पहली बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो 12% वाले पर जो इनवॉइस इशू किया जाता है ना, तो वो उसमें दो कहानी आती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विस लेने वाला है या अदर है सर्विस लेने वाला, ठीक है, अदर है सर्विस लेने वाला। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के एंट्री नंबर 21A के हिसाब से एग्जाम्प्ट है। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जाम्प्ट है। अदर है तो 12% है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से जीटीए को ही आपका जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5% वाला ऑप्ट करता है तो 5% वाले ऑप्ट में तीन कहानी है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो उस सिचुएशन में एंट्री नंबर 21A आएगा और एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या फिर आपका गवर्नमेंट एजेंसी जिसको सेक्शन 51 के तहत टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन केवल लेना पड़ा, ठीक है, ये सब अगर रिसिपिएंट हो गए तो इसको इस एंट्री से बाहर रखी गई है और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट किया गया है। यानी कि अगर ये लेने वाले हैं तो भी एग्जम्प्ट, 5% मामले में अनरजिस्टर्ड पर्सन लेने वाला तो भी एग्जम्प्ट, ये लोग लेने वाले नोटिफाइड लोग तो भी एग्जम्प्ट। अब हम लोग बाकी अदर नोटिफाइड के मामले की बात करते हैं। अदर नोटिफाइड, इसमें ऑलमोस्ट सबको कवर कर लिया गया है। अदर नोटिफाइड के मामले में बोला गया कि भाई साहब यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि ये लिया तो एग्जम्प्ट, ये लिया तो एग्जम्प्ट, लेकिन अदर नोटिफाइड लिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये नोटिफाइड लोग कौन कौन से हैं, जरा उनके नाम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये नोटिफाइड लोग हैं, सबसे पहले तो आपके रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जिसने लिया है ना, उसको भी नोटिफाइड किया गया, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको भी जो है नोटिफाइड लोगों में डाला गया है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं डाला गया है।
उसके बाद फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से जो रजिस्टर्ड है ना, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से जो रजिस्टर्ड है ना, उस फैक्ट्री को डाला गया है। जहाँ तक बात करेंगे सोसाइटी की बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, या फिर आपके बैंक की बॉडी कॉर्पोरेट की बात करेंगे, ये तीनों के बारे में बोला ना, अपने अपने एक्ट में या फिर एनी लॉ में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट में बोल दिया कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ही ये तीनों के बारे में बोल दिया एनी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि फर्म एंड एओपी के बारे में बोला, चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस सिचुएशन में भी ये नोटिफाइड लोगों में आएगा। तो इस प्रकार से नोटिफाइड लोगों के मामले में आपने देख लिया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, ये कहानी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग अगली कहानी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो है सिक्योरिटी सर्विस की। सिक्योरिटी सर्विस में आपको क्या बोलता है ना कि कोई भी पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विस देने वाला एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन देने वाला कौन है, एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर कोई भी सिक्योरिटी सर्विस देगा ना और रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो फिर यहां पर बात करते हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन बंदा टैक्सेबल टेरिटरी में है। लेकिन यहां पर बोला एक्सेप्ट जैसे ही बोला, इसका मतलब ये वाले मामले में तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ गया। एक्सेप्ट बोला तो या तो एग्जम्प्टेड होगा या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, एग्जम्प्टेड होगा या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। एक्सेप्ट में यहां पर बोल दिया कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि ये सप्लायर एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, ये आपका जीएसटी देगा दो मामलों में। अगर जिसको दे रहा है वो कंपोजिशन डीलर है, सेक्शन 10 स्कीम वाला है, कंपोजिशन स्कीम वाला है, नहीं तो जिसको दे रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, जिसने सेक्शन 51 के तहत टीडीएस काटने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो ये लोगों को सर्विस दोगे ना तो ये आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, यानी कि सिक्योरिटी सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ देखी। अब हम लोग बात करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जी हाँ, एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ते वक्त में भी ये मोटर व्हीकल में कई सारे एग्जाम्पशन के मामले हैं, टर्न एंड ट्विस्ट है, जो कि हम लोग आपके एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ते वक्त में जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सवाल ये भी तब आएगा ना जब ये इनके पास भी ऑप्शन होता है 12% से इनवॉइस इशू करने का या 5% से इनवॉइस इशू करने का। अगर कोई भी पर्सन एनी एक्सेप्ट, ये भी सिक्योरिटी सर्विस की तरह एनी एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट बोलता है, प्लस 5% वाला इनवॉइस इशू करता है, 5% वाला इनवॉइस इशू करता है, मतलब आईटीसी नहीं लेगा, और ये बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देते हैं। जी हाँ, ये बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देते हैं मोटर व्हीकल को रेंट पे देने का। मोटर व्हीकल किस पर्पस के लिए, तो पैसेंजर को कैरी करने के लिए, मोटर व्हीकल रेंट पर देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट को, कोई भी पर्सन। ये आप नॉर्मली लाइफ में देखते हो कि मोटर व्हीकल जो है ना कंपनी को आपने भाड़े पे दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड होगा। यहाँ जो कंसिडरेशन होगा ना, कंसिडरेशन मतलब केवल कंसिडरेशन नहीं होगा, कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल को जोड़ते हुए जो भी कंसिडरेशन होगा ना, आप कोई भी पर्सन हो लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो और आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को देते हो मोटर व्हीकल भाड़े पे पैसेंजर कैरी करने के लिए और 5% वाला ऑप्शन चूज करते हो, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल को इंक्लूड करते हुए बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में है ना, वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। ये बातें जो है हम लोगों ने जानी। अगला सर्विस हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट सर्विसेज। कॉपीराइट सर्विसेज में दो प्रकार की सर्विसेज हैं, एक म्यूजिक और अदर आर्टिस्टिक कॉपीराइट वर्क और दूसरा बुक ऑथर की कहानी। दोनों कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों पहले एक ही एंट्री में कवर होता था, बाद में जो है 2018 में इसको अलग कर दिया गया। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉपीराइट सर्विसेज के बारे में। अगर म्यूजिक या फिर फोटोग्राफी है, म्यूजिक है, फोटोग्राफी है या अदर आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, जो कि कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 31A के हिसाब से, कौन से एक्ट, कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर A के हिसाब से ओरिजिनल वर्क है, आपका ओरिजिनल वर्क है वो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो भी कंपनी है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी कंपनी हो गया, प्रोड्यूसर हो गया या फिर अदर हो गया, ये जो आपका सर्विस लेने वाला है ना, अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स देगा। ठीक है, तो म्यूजिक, फोटोग्राफी और अदर लाइक आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, तो उसको लेने वाला जो होगा ना, कंपनी, प्रोड्यूसर या किसी अदर लाइक किसी भी नाम से पुकार लो, वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि बुक ऑथर की, जो किताब लिखता है, अगर वो कॉपीराइट सर्विस है, यानी कि ये ओरिजिनल वर्क है कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के क्लॉज A के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि जो पब्लिशर कंपनी होगी ना, पब्लिशर होगा ना, ये इसके बुक को छापेगा।
ये पब्लिशर इसके बुक को छापेगा। यहाँ पर दो कहानी आती है, या तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और पब्लिशर लायबल होगा, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाने के लिए एक कहानी आती है। क्या कहानी है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ओनली इफ, जनरली तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा अगर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर ये पब्लिशर टैक्सेबल टेरिटरी में है, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी कि ऑथर टैक्स देने के लिए लायबल होगा अगर वो इस बात को ऑप्ट करता है। ऑप्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नोटिफाइड पर्सन को यानी कि कमिश्नर को बताना पड़ेगा कि भैया मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। पहली बात तो ये बुक ऑथर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, ये बुक ऑथर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, पहली बात ये देख ली। दूसरी बात कि ये एनेक्सर 2 के हिसाब से इनवॉइस इशू करता है, अपने सप्लाई पर इनवॉइस इशू करता है एनेक्सर 2 के हिसाब से। तीसरी बात कि वो डिक्लेयर करता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो है वो लेगा, वो कसम खाता है कि सारे कंप्लाइंस को पूरे करेंगे और 1 साल तक 1 ईयर तक विड्रॉ नहीं करेंगे, नॉट विड्रॉ ऑप्शन। ये सारा चीज जो है स्टेटमेंट लिख कर डिक्लेरेशन देता है, तो ये बुक ऑथर लायबल हो जाएगा जीएसटी पे करने के लिए। पब्लिशर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लायबल नहीं होंगे। इस बात को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ लीगल सर्विसेज के बारे में। लीगल सर्विसेज में 2 कैटेगरी में हम लोग जो है जनरली बांट के पढ़ते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एक इंडिविजुअल एडवोकेट के बारे में। इंडिविजुअल एडवोकेट हो गया, सारे प्रकार के एडवोकेट, या फर्म ऑफ एडवोकेट हो गया, या फिर सीनियर एडवोकेट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने सारे प्रकार के एडवोकेट का नाम लिया, ठीक है। तो आपका एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी, अगर ये सारे प्रकार के एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है उसको सर्विस देते हैं लीगल सर्विसेज, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से ये लोग टैक्स देंगे। लेकिन एग्जम्पशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये बिजनेस एंटिटी प्रीवियस ईयर में नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन था टर्नओवर की वजह से, यानी कि सेक्शन 22 के हिसाब से नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला, उस सिचुएशन में यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा मतलब नो जीएसटी। 22 के हिसाब से नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड था तो नो जीएसटी। अगर ये लोग जो है ना नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं लीगल सर्विस, ठीक है, जैसे कि आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी हो गया, सॉरी नॉन बिजनेस एंटिटी, इंडिविजुअल हो गया मतलब पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो, तो नॉन बिजनेस एंटिटी हो तो भी एग्जम्पशन में आ जाएगा। उसके बाद अगर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी जिसने टीडीएस काटने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन लिया है, उनको अगर ये लोग सर्विस देते हैं लीगल सर्विस तो भी एग्जम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरा कैटेगरी हम लोग बात करते हैं जिसमें हम लोग इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट की बात करेंगे। एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट, नॉट सीनियर। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट जो कि उनके एडवोकेट के लॉ एक्ट के हिसाब से डिफाइन किया गया है, सीनियर एडवोकेट क्या होता है हमको जानने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अनदर एडवोकेट को सर्विस देता है, लीगल सर्विस देता है, तो वो भी एग्जम्पशन में आ जाएगा। तो इतनी सारी कहानी आप लोगों ने देखी लीगल सर्विस के बारे में। तो लीगल सर्विस जनरली बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दिया जाएगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन बिजनेस एंटिटी नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन टर्नओवर के हिसाब से, या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में और इंडिविजुअल और फर्म ऑफ एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है या फर्म ऑफ एडवोकेट को, तो उस परिस्थिति में एग्जम्पशन आ जाएगा। बाकी चर्चा हम लोग एग्जम्पशन चैप्टर में करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट जो है आपको आइडिया आ गया होगी कि कहाँ कहाँ आपको एग्जम्पशन चैप्टर में गौर करना है। मैंने आपको बताया था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जो लीगल सर्विसेज होता है वो सारी चीज़ों में, एडवोकेट को लेके ट्रांसपोर्टेशन की जो बात हम लोग करेंगे उस सर्विसेज में, सब में आपको एग्जम्पशन चैप्टर को ध्यान में रखना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ते वक्त में और एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ते वक्त में आपको आरसीएम को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का सर्विस दिया जाता है तो ये लोग लायबल हो जाएंगे एक्सेप्ट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में आएगा कौन कौन सा केस। पहला कि अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है, तो अगर बिजनेस एंटिटी नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड था सेक्शन 22 के हिसाब से टर्नओवर के हिसाब से, ठीक है, तो उस सिचुएशन में, और अगर मान लीजिए कि सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को दिया जा रहा है तो ये एग्जम्पशन आ जाएगा। बाकी केस में बिजनेस एंटिटी लायबल हो जाएगी,
ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ही लायबल नहीं है, तो उसको भी यहाँ पर जो है एग्जम्पशन में रखा गया है। फिर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, हम लोग बात करेंगे सरकार लोग अगर सर्विस देती है किसको, बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। एनी सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, किसको सर्विस देता है, बिजनेस एंटिटी को। कौन सा सर्विस देता है, एनी सर्विस एक्सेप्ट, एनी, जहां एक्सेप्ट की बात आती है ना, वहां आपके दिमाग में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर एग्जाम्पशन, दो ही बातें हो सकती है। बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में वो लायबल होगा, लेकिन एक्सेप्ट करके बोला गया 4 प्रकार के सर्विसेज, 4 प्रकार के सर्विसेज। एक तो सर्विसेज जो है ना, उसमें भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर ये सरकार लोग जो होता है ना, अगर इमूवल प्रॉपर्टी का रेंटिंग करते हैं, इमूवल प्रॉपर्टी का रेंटिंग करते के साथ भी आपको एग्जम्पशन चैप्टर याद आना चाहिए। एग्जम्पशन चैप्टर में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, होटल, इन, जिसका जो टैरिफ वैल्यू है ना एक दिन का 1000 या उससे कम है, तो एग्जम्पशन होता है, ठीक है। तो ये आपका इमूवल प्रॉपर्टी को रेंट करते वक्त में आपको एग्जम्पशन चैप्टर भी याद आना चाहिए, तभी भी याद आना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये सरकार लोग इमूवल प्रॉपर्टी को रेंट देने का काम कर रही है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट भाड़े पे दे रहे हैं ना ये लोग, तो ही आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बाकी केस में जो है ना, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। इमूवल प्रॉपर्टी का रेंटिंग एक हो गया। उसके बाद पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज अगर एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को दे रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी वगैरह को दे रहा है, सरकार को ही दे रहा है, तो ही एग्जम्पशन होता है। बाकी केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से ये लोग टैक्स देंगे, गवर्नमेंट लोग ही टैक्स देंगे। अब ये पोस्टल का 4 प्रकार के सर्विस को ही नोटिफाई किया गया है, SALE, 4 प्रकार का सर्विस, यानी कि स्पीड पोस्ट, एक तो स्पीड पोस्ट हो गया, दूसरा एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट हो गया, तीसरा एजेंसी सर्विसेज हो गया और चौथा लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया। इन 4 सर्विसेज में ना सरकार लोगों को ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देना पड़ता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट या फिर वेसल का जो प्रीमिसेस होता है ना, उसके अंदर या बाहर का हिस्सा, कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की है क्लीनिंग करने का, सैनिटाइज करने का, इसका मतलब क्या हो गया कि एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज करने का, जो एयरपोर्ट एरिया उसको सैनिटाइज करने का, या फिर बाहर के एरिया को क्लीन करने का, तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट अगर है ना, तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी देगी एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, चाहे वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट क्यों ना करती हो, सरकार जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती है ना, उस पर बोला गया है कि फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इन चारों को छोड़कर बाकी कोई भी सर्विस दिया गया ना बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी ही लायबल होती है जीएसटी पे करने के लिए, ठीक है। ये बात हम लोगों ने जानी। अब हम लोगों की कहानी जो आती है डायरेक्टर सर्विसेज टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें आपका जो है ना अमेंडमेंट है, सर्कुलर 10/2020 करके अमेंडमेंट है। जब डायरेक्टर सर्विस देता है ना किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ये कंपनी और या बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी पे करने के लिए लायबल होती है। जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तो एम्प्लॉई होते हैं, और एम्प्लॉई होते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए शेड्यूल 3 में साफ साफ बोला गया है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशन में अगर सर्विस दिया जा रहा है ना, इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो वो आपका जो है ना एग्जेम्प्ट होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, या फिर बाकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ये लोग एम्प्लॉई होता है कंपनी का, बतौर एम्प्लॉई सर्विस दे रहा है, तो शेड्यूल 3 में आएगा। इसी की वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, तो सर्कुलर 10/2020 निकाला गया, ठीक है। तो सर्कुलर 10/2020 में 3 कहानी डिस्कस की गई। पहली कहानी, रेम्युनरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एज एम्प्लॉय। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, कोई भी काम के लिए ना इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो सिटिंग फीस का पैसा हो या कोई भी पैसा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टीडीएस 194J के तहत कटता है, यानी कि प्रोफेशनल सर्विस या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। इस 194, तो 2 कंडीशन है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा 194J में टीडीएस कटता है। जैसे ही 194J में टीडीएस कटा, वैसे ही एम्प्लॉय नहीं है, और जब एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, और उसके हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी जीएसटी देगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। रेम्युनरेशन पेड टू एम्प्लॉय डायरेक्टर कोई भी हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय डायरेक्टर जैसे ही आ गया वैसे शेड्यूल 3 में आ गया, और जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में आ गया, ठीक है। जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लगेगा।
उसके बाद रेमुनरेशन पेड टू एम्प्लॉय डायरेक्टर, यहाँ पर एम्प्लॉय डायरेक्टर को दिया जा रहा है, लेकिन इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्योंकि बतौर एज ए होल्डर पोस्ट होल्ड किया है। जैसे सेक्शन 2 के सबसेक्शन 17 में बिजनेस की परिभाषा आपने देखी होगी, अगर कोई पोस्ट आप होल्ड करते हो और उस पोस्ट में जो भी आपका एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उसके अलावा कोई सर्विस देते हो, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में जो नहीं है वो सर्विस देते हो, तो वहां पर बोला गया कि वो आपका बिजनेस कहलाएगा। वो बिजनेस की परिभाषा में भी ये बात बोली गई। और यहाँ पर एम्प्लॉय डायरेक्टर है, यहाँ पर होल्ड करता है अपना पोस्ट को एम्प्लॉय बनकर, लेकिन फॉर एनीथिंग डन नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी चीज जो किया है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत नहीं है और जिसका टीडीएस 194J में कटता है, और 194J में टीडीएस कटता है, जिसका मतलब नॉट एन एज एम्प्लॉय है, यानी कि जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लगेगा। लेकिन ये पेमेंट अगर बतौर एम्प्लॉय करता है तो 192 में टीडीएस कटेगा और जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी यहाँ पर नहीं लगेगा शेड्यूल 3 की वजह से, ठीक है, यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा शेड्यूल 3 की वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट खत्म किया। एक यहाँ पर कहानी बच जाती है, आईजीएसटी एक्ट में 2 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इनके अलावा दिया गया, एक्स्ट्रा आईजीएसटी में 2 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताए गए हैं। वो कौन कौन से बताए गए हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा जो है ना वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, कहाँ पर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और वो टैक्सेबल टेरिटरी वाले बंदे को जीएसटी का सर्विस देता है टैक्सेबल टेरिटरी में, एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, OIDAR सर्विस, ठीक है, DAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस देता है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को, ठीक है। तो उसको छोड़कर, ये सर्विस को छोड़कर बाकी हर केस में टैक्सेबल टेरिटरी में जो लायबल होगा ना, जो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा ना, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी देगा, ठीक है। दूसरी बात बताई गई कि अगर मान लीजिए कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड इंडिया से भारत के कस्टम स्टेशन तक कोई लाता है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड इंडिया विदेश से टू इंडिया कस्टम स्टेशन, इंडियन कस्टम स्टेशन तक जो है ना कोई वेसल से सामान लाता है, तो ये लायबल होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मान लीजिए इसका उल्टा है, इसका उल्टा मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इंडिया से जो है ना, इंडियन कस्टम स्टेशन से फॉरेन ले जाते हो ना, तो गुड्स वेसल से ले जाओ या एयरक्राफ्ट से ले जाओ, नोटिफिकेशन 4/2020 के हिसाब से एग्जम्पशन है, क्योंकि एग्जम्पशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है विदेश से हम लोग भारत ला रहे हैं, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड इंडिया से इंडियन कस्टम स्टेशन तक ला रहे हैं, तो इंडियन कस्टम स्टेशन पर जो बंदा सर्विस ले रहा है ना मंगवाने का, और वो बदले में कंसिडरेशन देगा ना, तो इंडियन वाला जो इंपोर्टर है ना वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। इसी के साथ हमारा 1 डे रिवीजन इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।